दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नित्य स्मार्ट एकेडमी पर, जिसका पर्पज है हैशटैग एजुकेशन फॉर ऑल है। आप सबको मालूम है। तो दो वीडियो अब तक आपकी 9th क्लास के लिए आ चुकी हैं और दो वीडियो ही आपकी 10th क्लास के लिए आ चुकी हैं। अब बारी है 11th क्लास की और इसके बाद दो वीडियो आएंगी 12th क्लास के लिए। तो ये पहली वीडियो है क्लास 11th के लिए, जिसका टाइटल है हमारा सेट्स। तो आप सभी जानते होंगे कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है, यानी 30% कटौती कर दी है। तो नया सिलेबस आपके सामने है 2020-21 का क्लास 11th के लिए। तो 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट है सेट्स एंड फंक्शन, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके बड़े आराम से हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे। ज़्यादा आफत करने की जरूरत नहीं है, बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, नो चैप्टर यूनिट वाइज वेटेज, केयर टू बी ओवर टेकन टू कवर ऑल द चैप्टर्स। यानी तो दोस्तों हर चैप्टर हमें करना बहुत जरूरी है। तो हम बहुत आसानी से बहुत धीमे धीमे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो ये यूनिट है पहली सेट्स एंड फंक्शन। तो 14 पीरियड है इसमें कुल। तो हम आज ये पार्ट 1 है सेट्स का, इसमें हम पढ़ेंगे सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, कई प्रकार के होते हैं। एम्प्टी सेट है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट है और इक्वल सेट्स। आज हम ये सिर्फ इतना इतना पोर्शन पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अगर एक ही वीडियो में सभी चीज डाल देंगे तो बात ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा और फिर आपकी क्वेश्चन बुक से आपके क्वेश्चन दे हम आपको सोल्व करके बताएंगे किस प्रकार से किए जाते हैं सेट्स के। तो दोस्तों हमें सिर्फ एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है, एक नए जोश जगाने की जरूरत है। तो हमारी सफलता निश्चित ही हमारे कदमों में होगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो। तो टाइटल है हमारा सेट्स, ये पार्ट 1 है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो चलिए कंटेंट देख लीजिए, इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर एंड एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो ये 5 कंटेंट मैंने लिए हैं, और भी कंटेंट है वो सब पार्ट 2 में डाल दूंगा, नहीं तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती और आप सभी लोग बोर होने लग जाते। तो इसी बोरियत से बचने के लिए एक नए अंदाज में इसको मैंने पेश किया है, ताकि आपके लोगों का बिल्कुल फोकस बना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से, यानी कि सेट क्या है। तो दोस्तों हम रोजमर्रा की जिंदगी में, यानी रोज अपने जिंदगी में हम सेट्स का तो उपयोग करते ही करते हैं। जैसे कि आपके सामने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सु वेल का मतलब है मतलब बढ़िया, बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया गया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, ए पैक ऑफ कार्ड्स, ए क्रिकेट टीम, ए बंडल ऑफ मतलब लकड़ियों का एक बंडल, तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये दो प्रकार का हो सकता है कलेक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं ये निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। अगर मैं कहूं एक क्रिकेट टीम, तो मुझे बताइए क्या क्रिकेट टीम उसमें ये अनिश्चित संख्या है या निश्चित संख्या है। अब क्रिकेट टीम में आपको मालूम है 11 प्लेयर खेलने के लिए होते हैं और 5 एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। तो ये निश्चित है, यानी काउंटेबल है, हम इसको गिन सकते हैं। और अगर मैं कहूं सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो आप मुझे बताइए, अब रियल नंबर्स तो अनगिनत हैं, यानी कि अनिश्चित हैं, अपरिमित हैं, इनकी कोई परिमाप ही नहीं है। तो ये आपके सामने दो प्रकार के हैं। तो सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। द स्टडी ऑफ जियोमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट। तो दोस्तों ये ऐसे एरिया हैं, जियोमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, जहां पर सेट्स की जरूरत हमें पड़ती ही है, क्योंकि ये है ही इतनी जरूरी चीज कि इसके बिना तो अधूरी है सब चीज। तो आप समझ गए होंगे, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सेट्स क्या है हकीकत में और हम उनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन मैथमेटिक्स, गणित में, वी कम अक्रॉस कलेक्शंस फॉर एग्जांपल ऑफ नेचुरल नंबर्स, पॉइंट्स,
प्राइम नंबर्स एटसेट्रा। यानी गणित में हमें जरूरत पड़ती रहती है, जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर्स, पॉइंट्स और प्राइम नंबर्स। यानी कि ये सभी क्या हैं, ये सभी सेट ही तो हैं। अब नेचुरल नंबर्स कोई एक नंबर तो है नहीं, 1 से लेके अनगिनत हैं तो सेट हैं, पॉइंट्स भी हैं, प्राइम नंबर्स भी हैं, तो सब सेट हैं। अब एग्जांपल आपके सामने देखिए, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि 210 यानी 210, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? तो 210 के प्राइम फैक्टर सिर्फ 3 4 हो सकते हैं, 2 3 5 और 7, 2 3 5 7। तो ये 4 संख्याएं हैं। क्या ये काउंटेबल है कि नहीं है, इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है? तो ये फाइनाइट हैं, बड़ी आसानी से गिन जा सकती हैं, बहुत छोटी हैं, सिर्फ 4 संख्याएं हैं। और अगर मैं कहूँ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट नेमली ए ई आई ओ यू, तो ये भी एक सेट है, वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये सभी सेट के एग्जांपल हैं आपके सामने। अब बात करते हैं कि हम सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं, दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको समझते हैं। आइए एक बार बड़े ध्यान से। तो पहला हमारा मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को हिंदी में कहते हैं तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि, कुछ भी कह सकते हैं। और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि और गुण विधि भी कहते हैं इसको। तो पहले बात करते हैं तालिका विधि यानी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या है रोस्टर फॉर्म? तो इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। तो रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट, सेट के सभी एलिमेंट्स आपस में कोमा के द्वारा अलग अलग रहते हैं, अलग अलग सेपरेट होते हैं। और एक ब्रैकेट होता है, इसे हिंदी में कहते हैं मंझला ब्रैकेट। ये जो लिखा हुआ ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट के अंदर कोमा से अलग अलग होते हैं और वो रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार लिखे जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म एज। तो ये जो है ना, जैसे ए ई आई ओ यू सिर्फ 5 वोवेल्स हैं और ये सभी इस ब्रैकेट के अंदर हैं। इसको हिंदी में कहते हैं मंझला ब्रैकेट यानी बीच का ब्रैकेट। और ये सभी आपस में पांचों चीज कोमा के द्वारा अलग हैं, यानी कि सेपरेट कर दी गई हैं। तो ये एग्जांपल है, रोस्टर फॉर्म में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। दोस्तों एक बात बड़ी ध्यान रखने की है रोस्टर फॉर्म में। जैसे अगर मैं कहूं कि स्कूल, SCHOOL, तो इसमें कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं। पर जो ओ लेटर है उसको डबल लिखा गया है। तो जब मैं इस वर्ड को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो किस प्रकार से लिखा जाएगा इसको, चलिए देखते हैं। पहले तो ये वाला ब्रैकेट और उसके बाद अगर कोई भी लेटर कितनी बार भी लिखा गया है तो उसे एक बार ही लिखा जाएगा, चाहे वो कितनी बार लिखा गया। जैसे S एक बार है, C एक बार है, H एक बार है, पर O 2 बार है तो कोई बात नहीं, एक बार ही लिखा जाएगा O और L। और फिर इसको उसी ब्रैकेट से बंद कर देंगे और कोमा से हमने अलग अलग कर दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि चाहे कितनी बार भी रिपीट किया गया हो कोई भी लेटर, उसको एक बार ही लिखा जाएगा रोस्टर फॉर्म में। तो यही था हमारा मेथड नंबर 1, जिसका नाम था रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। आगे इसको और एग्जाम्पल से समझेंगे जब हमारा पार्ट 3 आएगा इस वीडियो का, उसमें हम आपको क्वेश्चन कराएंगे इंपॉर्टेंट। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट यानी कि समुच्चय निर्माण विधि। अब देखते हैं क्या है समुच्चय निर्माण विधि। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि सेट समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जिसमें समुच्चय के यानी कि सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब में एक खास प्रॉपर्टी पाई जाती है और वो प्रॉपर्टी आउटसाइड किसी भी सेट में या किसी भी एलिमेंट में नहीं पाई जा सकती, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को। जैसे एग्जांपल आपके सामने है,
एग्जाम्पल है इन द सेट, एक सेट आपके सामने दिया हुआ है, इसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ऑल द एलिमेंट्स पोस्टेड। अब मुझे बताइए जरा एक बार ध्यान से देखिए, ये जो पांचों चीज हैं ए ई आई ओ यू क्या है, ये वोवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो बताइए इनमें क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है इनमें कि ये वोवेल्स हैं। क्या और किसी लेटर के पास ये प्रॉपर्टी है कि उसे वोवेल्स कहा जा सकता है? नहीं, 5 वोवेल्स ऐसे हैं जिन्हें वोवेल्स कहा जा सकता है और 5 ही यहाँ गिवन है, यानी कि इनमें खास प्रॉपर्टी है जिसे वोवेल्स कहा जा सकता है, कहा जाता है। तो और किसी लेटर में वो प्रॉपर्टी ही नहीं है, इसको हम कहते हैं वी, इसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं v इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको लिखा इस प्रकार से जाता है कि जो एलिमेंट है x और x क्या है उसकी प्रॉपर्टी यहां पर दी गई है, x इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर को। यहाँ पर जब हम ब्रैकेट में पहला लेटर लिखेंगे, ये डिनोट करता है कि उसमें एलिमेंट क्या है, और ये जो कोलन के बाद है ये बताता है कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है। तो ये आप समझ गए होंगे, जैसे यहाँ पर है x, x डिनोट कर रहा है इस सेट को, एलिमेंट के, इस सेट के एलिमेंट को, और x क्या है एलिमेंट, उसमें प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कि वो वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट के। तो ये प्रॉपर्टी। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे 2 मेथड थे, दोनों ही कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स की। तो दोस्तों यानी कि कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय नंबर के, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। तो आपके सामने ये सारे समुच्चय लिखे हुए हैं। जैसे पहला मैं बात करता हूं, अगर लिखता हूं कैपिटल N, अगर कहीं कैपिटल N लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर कहीं Z लिखा हुआ है तो सिमिलरली ये डिनोट करेगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यों लिखा है तो उसका मतलब है ऑल रेशनल नंबर्स का सेट है। R है तो सेट है ऑल रियल नंबर्स का। और Z पॉजिटिव है, यानी कि Z पॉजिटिव है तो ये क्या डिनोट करेगा, करेगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर Q पॉजिटिव है तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। और अगर R पॉजिटिव है तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे एन जेड, ये इनकी प्रॉपर्टी है, इनको इसी से डिनोट किया जाएगा। एन इज स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स, जेड स्टैंड फॉर ऑल इंटीजर्स, क्यू फॉर रेशनल नंबर्स। और ये सभी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि अगर इन्हें भूल जाएंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ करने के ज्यादा चांस रहेंगे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, यानी कि किसी भी समुच्चय के तत्व या एलिमेंट या कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है। अब चलिए, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, अगर हमारे पास एक समुच्चय ए है, समुच्चय ए, और उसका ए यानी कि ए एक एलिमेंट है उसी सेट का, तो हम इसे कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, द ग्रीक सिंबल। अब ये सिंबल है एप्सिलॉन, इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। यही साइन यानी यही सिंबल यूज किया जाता है कि बिलोंग्स किस प्रकार है, यानी कि एप्सिलॉन इज यूज्ड टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू की जगह हम कोलन एप्सिलॉन यूज करते हैं और हम इसको लिखते हैं ए एप्सिलॉन, यानी ए एप्सिलॉन ए, यानी ए बिलोंग्स टू ए। और अगर हमारा B उस सेट का एलिमेंट नहीं है, यानी कि जो हमारा सेट A है, अगर कोई एलिमेंट है B और वो उसका एलिमेंट B नहीं है, तो उसे किस प्रकार से लिखा जाएगा और किस प्रकार से बोला जाएगा, उसे लिखा जाएगा B डज नॉट बिलोंग्स टू A, और पढ़ा जाएगा B डज नॉट बिलोंग्स टू A। आप समझ गए होंगे कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का है तो उसे कहा जाएगा A बिलोंग्स टू A, और लिखा जाएगा A बिलोंग्स टू A, यानी कि A एप्सिलॉन A। और अगर कोई एलिमेंट सेट का नहीं है उसे लिखा जाएगा B डज नॉट बिलोंग्स टू A, या B क्रॉस बना हुआ है एप्सिलॉन के ऊपर और A, यानी कि B डज नॉट बिलोंग्स टू A। ये इस प्रकार से ही एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये कुछ महत्वपूर्ण बात है, नीचे कुछ नोटेबल
हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ ए सेट आपस में पर्यायवाची हैं, यानी कि इन तीनों का एक ही मतलब होता है सिनोनियम्स टर्म, यानी कि इनका एक ही मतलब है सेट में। कुछ भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कह सकते हैं, और या मेंबर्स ऑफ ए सेट कह सकते हैं। ये तीनों इशारा एक ही तरफ कर रहे हैं। दूसरी बात, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। एक ध्यान रखने की बात है, सेट हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किए जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, ए बी सी और जेड तक, यानी कि कैपिटल लेटर ही यूज किया जाएगा सेट्स को डिनोट करने के लिए। तीसरी बात हमारे पास क्या लिखी हुई है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अब सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एलिमेंट्स को, यानी कि सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये ध्यान रखने की बात है कि सेट्स को कैपिटल लेटर से और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ध्यान रखिए इन सभी बातों का और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, यानी कि कितने प्रकार के समुच्चय हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं। तो हमारे पास 3 सेट हैं मुख्य रूप से, कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में 3 सेट पढ़ सकते हैं। पहला सेट क्या है? द एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय क्या है, चलिए पढ़ते हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। A set which does not contain any element is called the empty set, यानी कि ऐसा सेट कि जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो उसे खाली यानी रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट कहा जा सकता है, या नल सेट कहा जा सकता है, या वॉइड सेट कहा जा सकता है। यानी कि उसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो खाली है, उसकी जेब सारी खाली है, वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं ये इस सिंबल से। सिंबल आपके सामने है, इससे हम डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। या हम लिख सकते हैं कि जो ब्रासिस है इसको खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये डिनोट कर रहा है कि ये एम्प्टी सेट है। अब इसका एग्जांपल आपके सामने है। एग्जांपल है लेट ए, माना ए एक समुच्चय है एक्स, यानी कि उसके जो एलिमेंट है एक्स से डिनोट किए जा रहे हैं। और एक्स क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? 1 लेस देन एक्स और लेस देन 2, यानी कि और उसके बाद प्रॉपर्टी लिखी हुई है एक्स की, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब लिखी है, क्या बात हुई, कह रहा है बताइए कि जो एक्स है, एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो बताइए 1 से 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर है? अरे भाई 1 और 2 खुद ही नेचुरल नंबर है, उनके बीच में और कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। जब नंबर ही नहीं है इसका मतलब तो कुछ रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, वो तो एम्प्टी सेट ही माना जाएगा। यानी कि then A is a empty set because there is no natural number between 1 and 2, यानी कि 1 and 2 तो खुद ही नेचुरल नंबर हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सेट की, तो नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। हिंदी में कहते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। इस सेट इन डेफिनेशन से पता लग जाएगा क्या बात कर रहे हैं ये। A set which is empty or consists of a definite number of element is called finite, or otherwise the set is called infinite। यानी कि अगर हमारे पास एम्प्टी है या एम्प्टी सेट हो या कंसिस्ट हो डेफिनेट नंबर का, तो वो फाइनाइट कहा जाएगा। और अगर इनडेफिनिट है, मतलब काउंटेबल नहीं है, हम उसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते, तो वो इनफाइनाइट कहा जाएगा। यानी कि आपके एग्जाम्पल लिखे हुए 3, उनसे समझ में आ जाएगा। लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। अब डेज ऑफ द वीक का क्या मतलब हुआ? अब हमारे पास वीक में होते 7 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कितने हुए? 7 हुए। काउंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इसका मतलब W फाइनाइट सेट है, यानी कि W फाइनाइट सेट है। डेज ऑफ द वीक वो डेफिनेट नंबर है, यानी कि कंसिस्ट कर सकते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने। लेट S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।
एक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसके बताइए हम क्या हम सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आएगा प्लस के 4 माइनस के 4, यानी कि दो रिजल्ट आए, दो आंसर आए हैं, इसके सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन है, यानी कि ये भी एक फाइनाइट सेट है। एस इज ए फाइनाइट। अब बात करते हैं तीसरे की, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अब ये कह रहा है जी बी द सेट, यानी जी एक सेट है पॉइंट्स का, एक लाइन के पॉइंट्स का। अब एक लाइन पर अनगिनत पॉइंट हो सकते हैं, अनकाउंटेबल, तो जी एक इनफाइनाइट सेट है, इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो यही हमारा था एग्जांपल से आप समझ में आ गया होगा कि परिमित और परिमित यानी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा टाइप्स। उससे पहले एक बात बहुत जरूरी लिखी हुई है, यानी नोट कर सकते हैं, नोट है ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, यानी कि हर इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? एग्जाम्पल आपके सामने है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन दिस फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में तो हम उसी चीज को लिख सकते हैं जिसका हमें मालूम है कि कितनी चीजें हैं, कितनी बार रिपीट हुई होंगी या नहीं हुई होंगी, तो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं कोमा के द्वारा। अब अगर कहूं सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स तो भाई अनकाउंटेबल है, गिने ही नहीं जा सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो हम उसको जब पता ही नहीं है तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसी प्रकार से, इसी कारण कहा गया है ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पार्टिकुलर पैटर्न। क्योंकि ये जो कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो ही नहीं करते हैं, तो हम उसे किस प्रकार से लिखेंगे? पता ही नहीं चलेगा कितनी बार रिपीट हुआ भी है या नहीं भी हुआ है, वो बाद की बात है, पहले पता तो लगे कि कोई पैटर्न फॉलो हो भी रहा है नहीं हो रहा है। तो ये नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, वो हमारे पास है इक्वल सेट, यानी कि सेम समुच्चय, समान समुच्चय। तो कहा है, लिखा हुआ है टू सेट्स, हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, आर यू आर सेड, यानी कि दो सेट हैं ए और बी, आर सेड टू बी इक्वल। दो सेट हैं ए और बी, उन्हें समान समुच्चय कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। दो सेट ए और बी को समान समुच्चय कहा जाएगा अगर उनके पास बिल्कुल एलिमेंट, यानी कि जो सेट के अंदर एलिमेंट है बिल्कुल सेम एलिमेंट होंगे, समान होंगे। अदरवाइज नहीं तो सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर एलिमेंट सेम है तो कहेंगे ए इज इक्वल टू बी, और अगर सेम नहीं है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। एग्जाम्पल है आपके सामने, एक सेट है ए इज इक्वल टू, इसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और कोमा के द्वारा अलग है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो और दूसरा सेट है हमारे पास 3 1 4 2। अब देखिए इस 3, यानी कि हमारा सिर्फ क्रम आगे पीछे हुआ है, एलिमेंट सेम है, इक्वल एलिमेंट है, बराबर है, तो इसीलिए ए इज इक्वल टू बी, यानी कि सिद्ध प्रूव हो गया कि दोनों में सेम एलिमेंट है, तो ये कहा जाएगा ये इक्वल सेट है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में आपको बचे हुए जो कंटेंट है वो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, अच्छे से समझा दिया जाएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा कि लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, अच्छी लगी हो तो ही करना। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर।